एक किसान के लिए उसके खरीफ के सीजन का समापन और उस समापन के पहले रबी का एक नया सीजन उसके सामने आकर खड़ा। रबी की फसलों में सरसों की फसल, चने की फसल, मटर की फसल और दलहनी की एक मुख्य फसल के रूप में मसूर की फसल। जब एक किसान मसूर के फसल की बुआई की प्लानिंग करता है तो उसके सामने प्रबंधन के नाम पर जो पहला स्टेज है वो है मसूर की बुआई का समय। मसूर की फसल के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 20 से 25 डिग्री के आसपास दिन का टेम्परेचर, और उस हिसाब से 25 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक का जो समय है वो मसूर की बुआई का सबसे उपयुक्त समय है। लेकिन किसान के ज़्यादातर खेतों में धान की फसल खड़ी होने के कारण, कई बार धान की कटाई लेट से होने के कारण अगर किसानों के खेत समय पर खाली नहीं हो पाते हैं, वैसी स्थिति में 25 नवंबर तक मसूर के फसल की बुआई की जा सकती है। लगभग हर प्रकार की मिट्टी में बोई जाने वाली फसल, काली मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी, वैसी मिट्टी जिसमें नमी को देर तक बनाए रखने की क्षमता हो, 5.5 से 7.5 pH मान वाली मिट्टी सिंचित क्षेत्रों में बोई जा सकती है, असिंचित क्षेत्रों में बोई जा सकती है। और यही कारण है कि हमारे देश में मसूर की फसल बड़े पैमाने पर की जाती है। जब एक किसान अपने घर से मसूर की फसल की बुआई के लिए निकलता है तो ज्यादातर इलाकों में खरीफ की फसल के रूप में धान की फसल लगी होती है। धान की फसल की कटाई के बाद खेतों में पराली एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में काफी संख्या में, पराली से निपटने के लिए किसान सिंपल वे में अपने घर से बाहर निकलता है, उन परालियों में आग लगा देता है जो कहीं से भी उपयुक्त नहीं है। एक तरफ पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है, हमारे फ्यूचर को नुकसान पहुंचता है, तो दूसरी तरफ उस मिट्टी को नुकसान पहुंचता है जिसमें हम बीजों की बुआई कर रहे हैं, जिस पे हम खेती कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से किसान को उस पराली से निपटने के दूसरे विकल्पों की तलाश की ओर अपना कदम बढ़ाना पड़ेगा। और वो जो दूसरे विकल्प हैं वो क्या हैं? हम डीकम्पोजर के इस्तेमाल से पराली की समस्या से निजात पा सकते हैं। लेकिन डीकम्पोजर के इस्तेमाल में 20 से 25 दिन का समय चाहिए होता है। कई बार किसानों के पास वो समय नहीं होता है। हम पराली को अपने खेतों से इकट्ठा करके उसे बंडल के रूप में परिणत करवा के एक जगह स्टोर में रख सकते हैं, बाजार की डिमांड के अनुसार उसे बेच सकते हैं या फिर अपने पशु चारे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर से संसाधनों की जरूरत होती है। कई किसानों के पास उस प्रकार के संसाधन नहीं होते हैं और उस स्थिति में किसान के पास जो एकमात्र विकल्प बचता है और वो एक सही विकल्प बचता है वो है पराली को मजदूरों की मदद से एक समान रूप से खेतों में बिखेर दें। बिखेरने के बाद उन खेतों की अच्छी तरह से जुताई करवाएं। अगर अगली फसल की बुआई में 10 दिन का समय बचा हुआ है तो उन खेतों में पानी, खेतों का पलेवा, जब जुताई के बाद खेतों में पानी घुसा दिया जाता है तो मिट्टी में मिली हुई वो पराली सड़ना चालू हो जाती है और सड़ने के बाद वही पराली जो है वो अगली फसल के लिए एक उर्वरक का काम करती है। अच्छी जुताई में हमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो खर्चा करना पड़ता है वो इस उर्वरक से हमारा लगभग बराबर होने की स्थिति में पहुंच जाता है। और ये आप देख पा रहे हैं, धान की फसल की कटाई के बाद मजदूरों की मदद से पराली को एक समान खेतों में बिखेर के इन खेतों की अच्छी जुताई करवाई गई है और उसके बाद मसूर के फसल की बुआई की गई है। पलेवा का समय नहीं मिला है और उस कारण अभी जो पराली है वो खड़ी नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही मसूर की फसल 20 से 25 दिन की अवस्था में पहुंचेगी, एक हल्की सिंचाई और उस हल्की सिंचाई के बाद ये जो पराली है इसमें सड़न पैदा होगी और ये इसी मसूर की फसल के लिए एक उर्वरक का काम करेगी। खेतों की अच्छी जुताई और जुताई के बाद पानी, खेतों का पलेवा के बाद दोबारा खेतों को जुताई के मुताबिक तैयार होने में 1 हफ्ते का समय लग जाता है। उस स्थिति को किसान बीजों के चुनाव में व्यतीत कर सकते हैं। मैं किसान के घर के बीजों से इसकी शुरुआत करता हूँ। किसान खेती करते हैं, पिछले साल भी उन्होंने खेती की है। पिछले साल मसूर की जो फसल बोई है उसका उत्पादन का कुछ भाग उन्होंने संभाल कर रख रखा होता है अगले साल के बीजों में इस्तेमाल करने के लिए। वो जो बीज होते हैं वो आपके मार्केट के हिसाब से होते हैं, मार्केट की ज़रूरतों के हिसाब से होते हैं। लेकिन उन बीजों को बुआई से पहले अच्छी तरह से सीड ट्रीटमेंट करना जरूरी हो जाता है। घर में बीज नहीं है तो आसपास के किसानों से बीज उपलब्ध हो जाते हैं, उनका भी सीड ट्रीटमेंट विशेष रूप से करना पड़ता है। इसके अलावा अगर एक किसान मार्केट से बीजों को लाना चाहता है तो मार्केट में कई प्रकार के विकल्प उपलब्ध है, अच्छे से अच्छे बीज उपलब्ध। उषा शिवालिक L4076, जोहार मसूर 3, PL 81, IPL 316, BL मसूर 103 और BL मसूर 105। इसके अलावा और कई वैरायटी। किसान अपनी सुविधा और उपलब्धता के अनुसार बीजों का चुनाव कर सकते हैं। बीजों के चुनाव के बाद बीजों का सीड ट्रीटमेंट एक बहुत अहम भाग है, खासकर उस स्थिति में कि आगे चलकर मसूर के पौधों में एक उकटा रोग का प्रकोप बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। सीड ट्रीटमेंट आपके पौध को उस उकटा रोग से लड़ने में आपकी फसल की मदद करता है। किसी अच्छे फंगीसाइड से आप इन बीजों को ट्रीट कर सकते हैं, इनको उपचारित कर सकते हैं। आप झलोरा से उपचारित कर सकते हैं,
वायर के नोटिवो से उपचारित कर सकते हैं, टिल्ट से उपचारित कर सकते हैं, यूपीएल का इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, सिजेंटा का वाइब्रेंट ले सकते हैं, थीरम ले सकते हैं, कार्बेंडाजिम ले सकते हैं। कई प्रकार के विकल्प आपके सामने उपलब्ध है। इनमें से किसी एक फंगिसाइड की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के लिए अच्छी तरह से बीजों को मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छाया में छोड़ दें। दोबारा जुते हुए खेतों में आए। बीज की बुआई से पहले खेतों की उर्वरा शक्ति को देखते हुए हमें एक स्पेशल डोज को अप्लाई करना होता है, और वो स्पेशल डोज हम कई प्रकार के कॉम्बिनेशन के साथ तैयार कर सकते हैं। डीएपी के साथ कर सकते हैं, एसएसपी के साथ कर सकते हैं, टीएसपी के साथ कर सकते हैं, एनपीके के साथ कर सकते हैं। मैंने अपने खेतों में जिस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया है वो है एसएसपी का कॉम्बिनेशन। 50 kg एसएसपी, 7 किलो बेंटोनाइट सल्फर, 15 किलो यूरिया, 25 किलो पोटास और आधा kg साफ फंगिसाइड। यहाँ पे आप अल्ट्राकोल ले सकते हैं, रोको ले सकते हैं। इन पांचों को अच्छी तरह से मिक्स करके मजदूरों की मदद से एक समान रूप से खेतों में बिखेर दिया गया है। बिखेरने के बाद अगर किसानों के पास सीड ड्रिल की सुविधा है तो मसूर की बुआई सीड ड्रिल से करवाएं। उससे आपको एक समान जर्मिनेशन मिलेगा, बराबर जर्मिनेशन मिलेगा और आपके पौधों को बराबर धूप और बराबर हवा मिले। मेरे इलाके में सीड ड्रिल की सुविधा नहीं है, छिट्टा विधि से बुआई की जाती है, और वैसी स्थिति में हमें जो बीज की मात्रा रखनी पड़ती है वो थोड़ा बढ़ाकर रखनी पड़ती है। 45 से 50 kg प्रति एकड़ के उपचारित बीजों को मजदूरों की सहायता से एक समान रूप से पूरे खेतों में बिखेरने के बाद एक हल्की जुताई और साथ में पाटा। एक किसान ने अगर पलेवा कर रखा है तो यहाँ तक उसको प्रॉपर नमी मिल जाती है आपके बीजों को जर्मिनेट होने के। अगर पलेवा नहीं कर रखा है तो नमी के कम हो जाने के या नमी के समाप्त हो जाने के चांसेज होते हैं। वैसी स्थिति में बीज की बुआई के बाद एक हल्की सिंचाई, स्प्रिंकलर है तो स्प्रिंकलर से, स्प्रिंकलर नहीं है तो पंप को चालू करके मजदूरों की मदद से एक समान रूप से खेतों में पानी का छिड़काव। 1 हफ्ते बाद आपके खेतों में बीज का जर्मिनेशन दिखाई देना चालू। ये आप देख पा रहे हैं खेतों में। किसान भाइयों, मसूर की फसल असिंचित क्षेत्र में भी की जाती है, लेकिन अगर किसी किसान के पास सिंचाई की व्यवस्था है तो जब आपकी पौध 20 से 25 दिन की हो जाए तो एक हल्की सिंचाई और सिंचाई के 2 दिन बाद एक बूस्टर डोज, और वो बूस्टर डोज किस चीज का होगा? एक फंगिसाइड, एक इंसेक्टिसाइड और एनपीके 19-19-19 1 kg प्रति एकड़। इन तीनों को अलग अलग बर्तनों में मिलाकर स्प्रे टंकी में एक साथ डालकर एक समान रूप से खेतों में फोलियर स्प्रे। और अगर ये स्प्रे किसान ले लेता है तो अगले 1 हफ्ते में आपको अपने पौधों से एक चमत्कारी ग्रोथ देखने को मिलता है। लगभग मसूर की फसल में एक किसान का पूरा प्रबंधन खत्म। मसूर की फसल में नवंबर के लास्ट दिनों में या फिर पूरा दिसंबर, जब सर्दी अधिक पड़ रही हो, कोहरा अधिक हो, पाले का डर बना रहता है। जब भी उस प्रकार का मौसम आपके क्षेत्र में दिखाई दे तो पाले से संबंधित किसी अच्छे फंगिसाइड का स्प्रे समय रहते एक किसान को अपने खेतों में अप्लाई करना होता है। अगर यहाँ पे किसान चूक जाता है, पाले का प्रकोप उसकी फसल पे दिखाई देता है, तो ये जो पाला है 30 से 40% या फिर कई बार 100% आपकी फसल को डैमेज दे जाती है। अगर एक किसान ने अपने कुशल प्रबंधन के द्वारा अपनी फसल को पाले से बचा लिया तो ये मसूर की फसल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 10 क्विंटल के आसपास का उत्पादन दे जाती है, और ये रबी की दूसरी फसलों की अपेक्षा कहीं अधिक है। यही कारण है कि हमारे देश में बड़े पैमाने पर मसूर की फसल की जाती है और किसान इससे अच्छा मुनाफा ले जाता है।